हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विक्रम। होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग पार्ट 1। देखते हैं इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक, फिर पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, उसके बाद है मनी क्रिएशन। आगे चलते हैं भाई। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक as well as they lend loan to the public or they give loan to the public or any बिजनेस और एनी इंटरप्राइजेस। तो ये कमर्शियल बैंक का बेसिक काम होता है जो हम जानते हैं, और ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। बैंक्स के फंक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। हम आगे जाएं इससे पहले हम समझेंगे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के दो शब्दों में एक शब्द है कमर्शियल। कमर्शियल इज रिलेटेड टू कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस लोग करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो ये बैंक भी कमाते हैं प्रॉफिट। फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शन। तो बैंक के प्राइमरी फंक्शंस में हम देखते हैं बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ सेविंग, करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब आप समझ गए होंगे, बैंक जमा करते हैं लोगों से डिपॉजिट्स और इसके बदले ये पे करते हैं लोगों को इंटरेस्ट यानी ब्याज पे करते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा काम यानी प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस, यानी बैंक्स लोगों को देते हैं कर्ज और इस कर्ज के बदले वो लेते हैं लोगों से इंटरेस्ट। तो और ये जो कर्ज के बदले जो इंटरेस्ट लेते हैं ये डिपॉजिट के इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा होता है, और इसी के अंतर से बैंक को मिलता है फायदा यानी मुनाफा। इसको हम ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं पर्सन ए और पर्सन बी का। पर्सन ए अपना 10,000 रुपया जमा करते हैं एक बैंक में, और इसके बदले बैंक इनको देता है 3% पर एनम पे ब्याज। और यही ब्याज 10,000 रुपए बैंक पर्सन बी को एज इंटरेस्ट देता है, एज अ लोन देता है, और इनसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है वो है 10% एनुअली। इस तरीके से बैंक को पर्सन ए को देने पड़े 300 रुपया एनुअल इंटरेस्ट। वहीं पे बैंक को पर्सन बी से जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है 1,000 एज इंटरेस्ट। अगर हम बैंक का नेट प्रॉफिट शुद्ध मुनाफा देखेंगे तो ये निकलेगा 1,000 माइनस 300 से, और ये निकल के आता है 700 रुपए। ये 700 रुपए ही बैंक का प्रॉफिट है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी नेट प्रॉफिट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बैंक के सेकेंडरी फंक्शन। आजकल सेकेंडरी फंक्शन बहुत सारे हैं, पर कुछ फंक्शंस बैंक के सेकेंडरी में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये फंक्शंस इस तरीके से हैं। सबसे पहले डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तीसरी है परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, और लास्ट में है लॉकर फैसिलिटीज। इसके अलावा बैंक और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे प्रोमोशनरी नोट्स, चेक्स और बहुत सारी सुविधाएं। जब हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यह सुविधा बैंक बिजनेसमैन या सेलर को देती है, जो अपना सामान उधार पर किसी कस्टमर को देता है। जैसे आप अपने घर के पास की परचून की दुकान से उधार लेते हैं और 1 तारीख को सैलरी आने पर दुकानदार को उधार चुका देते हैं। पर जब बड़ी मात्रा में सेलर अपने सामानों को कस्टमर को उधार देता है तो वो अपने कस्टमर के साथ एक लीगल समझौता करता है। इस लीगल समझौते को हम लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। कस्टमर इस समझौते के तहत एक पर्टिकुलर डेट पर उधार चुकाने के लिए बाध्य होता है, यानी जो उसमें समझौता होता है इसके तहत कस्टमर को हर हाल में जो डेट दी गई है उस पे वो उधार चुका देगा। अब बिजनेसमैन या व्यापारी यह पैसा कस्टमर से खुद न वसूल करके यह जिम्मेदारी देता है बैंक्स को। बिजनेसमैन क्या करता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज जमा करा देता है बैंक में। बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज में जितना अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट डिस्काउंट करके बैंक को बाकी का पैसा बिजनेसमैन को वापस कर देती है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है 10 लाख रुपए का, बैंक उस 10 लाख रुपए में से अपने सर्विस का चार्ज जो कि 25,000 रुपए है मान लिया, वो डिडक्ट या डिस्काउंट करके बिजनेसमैन को 9,75,000 वापस कर देती है। फिर एग्रीमेंट वाली डेट पर 10 लाख रुपया बैंक कस्टमर से डायरेक्ट वसूल कर लेती है। इसी सुविधा को हम लोग डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज यानी ये बिजनेसमैन का जो सरदर्द है बैंक खुद ले लेता है, और
ये सीधे कस्टमर से जाके बिजनेसमैन का पैसा वसूल करता है और इसके बदले बैंक से कुछ पैसा अपने पास या चार्जेस लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात आती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा निकालने की सुविधा। ये फैसिलिटी सुविधा अक्सर करंट अकाउंट वाले डिपॉजिट वाले कस्टमर को मिलती है। इस सुविधा में कस्टमर अपनी जमा पूंजी से ज्यादा पैसे बैंक से निकाल सकता है। यानी यदि कस्टमर को जरूरत है 1.5 लाख रुपए की, पर उसके पास है 1.25 लाख रुपए यानी 1,25,000 रुपए, ऐसे में वो तुरंत 25,000 बैंक से ज्यादा निकाल सकता है। यह एक इंस्टेंट लोन या त्वरित शाख की सुविधा है। और जब कस्टमर के पास पैसे होते हैं तो वह वो लोन कस्टमर बैंक को चुका देता है। तो ये हो गई आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। उसके अलावा है परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। आते हैं परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सरकारी प्रतिभूतियां सरकार के वित्तीय कागज होते हैं जिसे बेचकर सरकार ओपन मार्केट या खुले बाजार से पैसा प्राप्त करती है और कभी इन सिक्योरिटीज को दोबारा खरीदती भी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने की जिम्मेदारी भी कमर्शियल बैंक को ही दी जाती है। तो ये सारे कार्य भी हमारी कमर्शियल बैंक्स करते हैं। उसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और ये बड़ा प्रसिद्ध कार्य भी है, वो है लॉकर फैसिलिटी का। लॉकर फैसिलिटी यानी तिजोरी की सुविधा। यानी बैंक ग्राहकों को अपनी बहुमूल्य वस्तुएं जैसे गहने और महत्वपूर्ण कागजात को सुरक्षित रखने के लिए तिजोरी या लॉकर की सुविधा देते हैं और उसके बदले बैंक ग्राहक से साल में एक बार फीस वसूलते हैं और इस तरीके से कई महत्वपूर्ण काम बैंक करते हैं। तो बच्चों, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बैंक के क्या क्या सेकेंडरी फंक्शंस हैं। सेकेंडरी फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक हम आज नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू।